बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सच क्या है विद जुनेद अंसारी यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल मीडिया पोर्टल्स पे आप देख रहे हैं। एक सीरीज़ हमारी जारी है। आसफ़ भट्ट साहब मेरे मेहमान हैं, सदर अंजुमन ताजरान चौक शहीदा मीरपुर आज़ाद कश्मीर। भट्ट साहब, आज आपने रब्ता किया और आपने फरमाया कि आप कुछ बातें करना चाहते हैं। आपने फैसल मंजूर साहब का एक इंटरव्यू देखा, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उन्होंने कुछ चीज़ों पे आपका नाम लिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जहन में क्या बातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये टाइम दिया, और मैं सच्ची बात यह है कि इस तरह की इंटरव्यूज़ देने का कायल तो नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में फैसल भाई बड़े हमारे प्यारे अच्छे दोस्त हैं, बड़े अरसे से हमारे तल्लक़ है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस जो सिनेरियो है, सिलेक्शन है, इलेक्शन हमने जो शुरू किया है, शायद वो इसको अपनी ज़ाती अना का मसला समझ रहे हैं। तो चूँकि उन्होंने मेरा नाम लेके कुछ बातें की हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो जवाब भी आपके ज़रिए ही नाज़रीन तक जाए कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। ये जो आज लेके ये चले हैं, पहले तो मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा जी कि एक तंजीम बन गई थी पता नहीं 21 और 22 नवंबर को, और उसमें दुआ भी होगी, और गाजी साहब उसके जनरल सेक्रेटरी और आसिफ डार साहब सदर। ये बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात। हाँ जी, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। यहाँ ये इसी जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं आज, इसी जगह ये मीटिंग हुई। हमने ये तय किया कि हम आसिफ डार कि ये लोग इलेक्शन की तरफ नहीं आ रहे। कुछ हमारे कुछ सीनियर्स हमारे दोस्त थे हमारे साथ, उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह करें कि कोई अगर अच्छा सा नए लोग अगर आ सकते हैं तो इन पुराने लोगों से जान छुड़ाएं। यहाँ हम बैठे, ये हमारा तय हुआ कि आसिफ डार साहब सदर होंगे, तनवीर गासिब जनरल सेक्रेटरी होंगे, लेकिन पहले ये मिलेंगे लोगों से कि क्या ये बात उनको हज़म हो जाएगी, लोगों को क्या लोग हमारी इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बात तय होगी, चली गई। दूसरे दिन मेरे पास गाजी साहब आए सुबह, मुझे कहते हैं यार आसिफ, हम तो इलेक्शन के नारे पे जा रहे हैं और लोगों को हम ये कहते हैं जी कि ये पहले ही 6 से दूर हैं, तो क्या हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। मैंने कहा जी दोबारा इस पे बैठ जाते हैं। बैठे, इस दौरान आसिफ डार साहब ने कहा जी कि मुझे पैगाम आ रहा है फैसल मंजूर साहब की तरफ से कि हम सारे जॉइंट होना चाहते हैं। मैंने फैसल मंजूर साहब को फ़ोन किया। मैंने फैसल मंजूर साहब, अगर आज कल ये बिजली के इशू पे सारे ताजर इकट्ठे हैं और आपकी बात भी सुन रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इनको एक कर दें। ये मैंने फैसल साहब को कहा। इन्होंने कहा जी आपको कुछ दिनों तक इंशाल्लाह एक बड़ी खुशखबरी हम देंगे। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है। मीनवाइल हमें पता, मुझे ये पता चला कि ये कोई मीटिंग इनकी एक हुई, दूसरी हुई। आसिफ डार साहब मेरे राब्ते में थे, उन्होंने कहा जी कि इस तरह की मीटिंग हो रही है। मैं जी अच्छी बात है, अगर ताजर सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा तो कोई और स्टांस ही नहीं है। इस दौरान मुझे कुछ दोस्तों से ये पता चला कि ये ड्रामा एक स्क्रिप्ट जो है ना, ये लिखा जा रहा है। ये जो आपको अभी फ़ोन आया ना कि हम ताजरों को इकट्ठा कर रहे हैं, इसका राइटर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है। ये सारे जो है ना ये फ़नकार हैं, इन्होंने उसको परफॉर्म करना है। अच्छा। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा हो सकता है कि ये भी एक ताजरों के अंदर कोई वो इस तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोई बंदा कोशिश कर रहा है। बहरहाल उसका जब वो दिन आया जिस दिन के लिए उसने हमें नमीन किया था, अभी वो बात बताने वाली नहीं है। ये बरक़ियात का इशू कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे इस पे। मैंने फैसल साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि हफ्ते वाले दिन आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे हम। मैंने दिल में खुशी हुई, यार चले कि हम जिस जगह जाते हैं कि हम कहते हैं ताजर हैं, तो वो आगे से पूछते हैं कौन से ग्रुप के हैं। तो ये हमारे लिए परेशानी की बात थी। अच्छा, मुझे ये पता चला, ये आप जब आए वहाँ हमारे पास बार में इजलास जारी था, ये अपने उसमें तय करके आए जी कि हमने तंजीम एक नई मुतहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बना लिया। मैंने कहा यार आपने क्या किया है। उस वक्त इनके अल्फाज थे जी कि ये हमने 1 साल के लिए बनाई है और अभी हमने नांगी वाले ताजरों को इकट्ठा किया है, बाकी को हमने बाद में इकट्ठा करना है। मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ। मैंने कहा फैसल भाई आपसे तो इस तरह की तवक्को नहीं थी, आपने ये क्या किया इसको। फिर मुझे फैसल साहब ने फ़ोन किया कि आप मुझे टाइम दें, हम आपको मिलना चाहते हैं इस हवाले से। मैंने कहा फैसल भाई इस सिनेरियो के साथ मैं आपके साथ नहीं चल सकता। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम किसी ऐसे नहीं, हम भी इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैं जी अगर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं तो ठीक है। इस दौरान मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया। फ़याज़ भट्ट साहब हैं, अरशद गाजी साहब हैं,
मामा शबीर हैं और इस तरह के और चौधरी यूनुस साहब हैं और काफ़ी शहर के ये मारूफ साहब हैं राबी सेंटर से, ये हैं मोबाइल एसोसिएशन के राजा आसम है, उनका डिप्टी सेक्रेटरी है, और भी शहर के मुख्तलिफ सेक्टर से मैंने लोगों से रब्ता किया कि यार ये इस तरह की बन रही है तो आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है इलेक्शन। अब मैंने कहा जी अगर हमने इनसे जान छुड़ानी है ना तो फिर एक ही स्लोगन रखें कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हम किसी को सदर मानते नहीं हैं। ये हम स्लोगन लेके निकले। जब उन तक ये खबर पहुंची कि यार ये तो स्लोगन लेके निकल आए हैं और लोग जो है ना वो अब ये अगर ये कह रहे हैं ना हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो 10 बंदे ऐसे मेरे पास मौजूद है जिनको इन्होंने ओहदों की ऑफ़र की है जाके आप ये ले लें। मसलन ये चौधरी यूनुस साहब हैं, इनके पास आए आप सीनियर नायब सदर ले लें। अच्छा। अरशद काजी अरशद साहब के पास गए जी आप ओहदा ले लें। अच्छा। ठीक है जी। इसी तरह मार्केट में ये फिरते रहे लेकिन लोगों ने कहा जी कि सिलेक्शन से अब हम किसी को मानने वाले नहीं हैं। फिर एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ, ये अड्डे की जो अभी इन्होंने ख़बर चलाई और फिर वो आपने पूरी डिटेल भी देखी कि वो उन्होंने कहा जी कि जब हमने इसकी तरदीद लगाई तो फैसल साहब ने वो डिलीट कर दिया हमारा तरदीद का। फिर उस बंदे को ब्लॉक कर दिया तो फिर लामाला उन्हें अलग से पोस्ट लगानी पड़ी कि हमारा इस तंजीम के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ एज ए अड्डे के ताजर होने के उसको मुबारकबाद देने गए थे सैयद शुजा साहब को। तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसी अच्छी हरकतों से कोई फ़ायदा नहीं है। वो भाई है हमारा, अगर उसको कोई मसला है, उसने मुझे एक इंटरव्यू में बल्कि ये कहा जी कि उसके पास कौन सा अहदा सब किस हैसियत से लोगों को इकट्ठा कर रहा है। अगर मेरे पास कोई अहदा नहीं है तो आपने मुझे क्यों बुलाया था मशावरत के लिए। ये जो इलेक्शन की मशावरत हो रही थी आपने वहाँ कहा जी हमने उसको बुलाया और आया नहीं, उधर से आप कहते हैं कि उसके पास तो किसी तंजीम का कोई अहदा ही नहीं है। अच्छा बट साहब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ छोटी छोटी बात जो गलतफहमियाँ होती हैं उनको हवा दे के बड़ी गलतफहमी में, बड़ी नाराज़गी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की शख्सियत हैं, मैं जानता हूँ। फैसल साहब भी एक ऐसे गैर रवायती किस्म के रहनुमा के तौर पे सामने आए जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उन्होंने क़यादत संभाली और रवायती लोगों से हट के फैसल साहब ने काम किए। तो विन विन सिचुएशन का अब तरीका क्या है? जो हो गया, गिरे हुए दूध पे चीखने चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वापस नहीं आएगा। अब आगे चलने के लिए क्या ऐसा हो कि इत्तेहाद की राह जो है वो हमवार हो, मीरपुर के ताजर इकट्ठे हों और ताजर इकट्ठे होने से खुदा न खास्ता आप किसी माफिया का रूप ना धार जाएं, बल्कि आम आदमी, आम शहरी, आम ताजर का फ़ायदा हो। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो हमने जिस तरह कहा कि ये खुद साख्ता जो सदूर हैं ये अपने आप को विड्रा करें। जब तक ये अपने आप को विड्रा नहीं करेंगे, अब मैं अपनी तंजीम के प्लेटफार्म से अगर किसी को बुलाता हूँ इलेक्शन के लिए को तो दूसरी तंजीम वाला कैसे आएगा? अपनी ज़ात को माइनस करें। अपनी ज़ात को जब तक हम माइनस नहीं करेंगे, और ये लोग माइनस करना नहीं चाह रहे। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैंने इनको इतनी तक ऑफ़र की है कि आप खुदारा आप तंजीम अनाउंस करने के बजाय पैनल अनाउंस करें ना। आप पैनल अनाउंस करें जी ये हमारा पैनल, हम इलेक्शन में आना चाहते हैं, कोई इलेक्शन कराना चाहता है तो आ जाए। हम खुद इनको कह रहे हैं कि यार अपना पैनल अनाउंस करें, फिर भी ये खौफज़दा है लोग, ये डरे हुए लोग हैं इस वजह से कि इन्होंने कहा ना कि हमने गुलदस्ता जो है कल्चर को ख़त्म करना है। तो गुलदस्ता कल्चर को ख़त्म करने के लिए गुलदस्ता देने वाले लोगों को माइनस करना पड़ेगा ना। मतलब जिन्होंने इस कल्चर को पैदा किया वही इसको ख़त्म करेंगे। आप क्या समझते हैं? जब तक नए लोग नहीं आएंगे ये कल्चर ख़त्म नहीं होगा। कि या तो जिन लोगों ने कल्चर ये पैदा किया उन्हें ख़त्म कर दें या गुलदस्ते ख़त्म कर दें, फूल ही ख़त्म कर दें। बिल्कुल बात आपकी सही है। ये फूल तो ख़त्म नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। बात यह है कि अगर हम नेक नीति के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे को, अगर कोई मेरी तरफ से कोई गलती है ना तो वो मुझे फ़ोन करके कह सकते हैं यार आसफ तुम्हारी तरफ से ये कोई मुझे बात आई है तो इसकी करेक्शन यार कोई करनी चाहिए। लेकिन जब आप बाई नेम सोशल मीडिया पे लिख के और ख़बरें चलाएंगे और इस तरह की करेंगे बातें तो फिर हम साफ ज़रा शहर पे बैठे हुए हैं, हर बंदा आके क्वेश्चन करता है यार ये खबर आई है तुम्हारी, हो क्या हुआ है। वैसे मैं एक फैसल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से उन्होंने वो सोशल मीडिया पे मेरा नाम लिख के जो है ना वो खबर मेरे हवाले से लिखा है ना, अब लोग मुझे नाम से जानना शुरू हो गए। वैसे पहले भट्ट साहब कहते होते थे। चालान करने वाला पुलिस कांस्टेबल आपसे नाम नहीं पूछता, पहले नाम नहीं पूछता, अब उसे नाम पता होता है कि मैं इतना सोशल मीडिया पे मशहूर हो गया हूँ। इसमें मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए ये अपनी जगह। मुझे ये बताएं आसिफ भट्ट साहब,
सूफ़ी ज़मान मरहूम, मैं नाम दोबारा उन्हीं बुज़ुर्गों का लेता हूँ, बशीर तबस्सुम मरहूम, ये जो लोग थे, जोशी साहब, ये जितने लोग थे, इनका करैक्टर बोलता था। ये किसी भी गरीब आदमी, गरीब ताजर, गरीब शहरी के साथ कोई ज़्यादती होती थी, पुलिस वाला कोई गड़बड़ करता था, तो ये पहुंच जाते थे, जूता देखे बगैर के टूटा हुआ है, जूता सही है या नहीं है, कपड़े इस्त्री बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं या नहीं। इनके अंदर सच था, और वो सच ऐसा था कि कोई भी बड़े से बड़ा जाबर ऑफिसर उनको फेस नहीं कर सकता था। आप लोग क्या दोबारा इसी फ़कीरी का दरवेशी के लिए, दरवेशी का रास्ता इख्तियार करने के लिए ये इख्तलाफ राय रखते हैं, या आपके मफादात हैं कोई? जी जुनैद भाई, बिल्कुल आपकी बात बड़ी वैलिड है कि उन बुज़ुर्गों का नाम जब हम सुनते हैं तो सच्ची बात है कि आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, और फिर जब इस शहर की हालत ज़ार देखते हैं तो और रोना आता है कि हम किन लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। सच्ची बात है, दिल बहुत दुखता है, और कैफियत ऐसी होती है कि यार बाज़ औक़ात तो यहाँ तक सोचने का आ जाता है कि इस शहर का, जिसका इतना बड़ा नाम और जिसका इतना बड़ा इतने इतने बड़े नाम वाले बुज़ुर्ग हमारे गुजरे हैं, तो क्यों ये नीचे आके हम जो है ना वो इतनी निचली सतह पर आ गए हैं कि आज हमें जो है ना वो एक डीसी के ऑफिस से एक क्लर्क फ़ोन करता है और हम 15 मिनट पहले जाके बैठने की कोशिश करते हैं कि डीसी के साथ वाली सीट हमें मिले और हमारी कवरेज ज़्यादा हो। ये तब ख़त्म होगा जब हमारा इलेक्शन के बाद एक सदर होगा, और ये मेरा मौक़िफ़ है। मैं किसी तंजीम का हूँ या नहीं हूँ, मैं जब हमने रुपयाल होटल में मीटिंग कॉल की तो नईम साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, तो आप नहीं, सोहेल शुजा साहब ने, उन्होंने कहा जी आप तो चौधरी नईम की तंजीम के बंदे हैं। मैं कहा जी सोहेल साहब आप विड्रा हूँ, मैं अभी ऐलान करता हूँ कि मैं ना चौधरी नईम साहब, ना सोहेल शुजा, ना जावेद, ना चौधरी महमूद और ना सुडार, मैं किसी तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सरेआम ऐलान करता हूँ, मेरा किसी तंजीम के साथ तब तक कोई तल्लुक़ नहीं है जब तक इलेक्शन बन के कोई सदर नहीं आता। तो मुझे तो उस इलेक्टेड सदर चाहिए। मैं कि आप इलेक्टेड आ जाएं, मैं सबसे पहले चौक शहीदा में मैं आपका इस्तकबाल करूँगा और मैं आपको हार डालूँगा। लेकिन आप ये कहें कि हम अपनी अपनी 1.5 इंच की वो मंदिर बना के बैठे रहे, मैं मस्जिद नहीं कहता इसलिए कि अल्लाह का घर है, ये तो मंदिर बना के बैठे हुए हैं ना अपनी पूजा करवाने के लिए। तो मैं तो ना इस तरह का मेरा मजाज है, और ना मैं इस तरह की किसी भी तंजीम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखता हूँ कि जो कमरे में बैठ के और ऐलान कर दे कि ये सदर और ये सदर, और अगर तुम सदर हो गए तो मैं सरपरस्त आला, वरना मैंने नहीं सरपरस्त आला बनना। तो फिर वो सरपरस्त आला कहता है नहीं, अगर ये जनरल सेक्रेटरी होगा तो फिर मैं सरपरस्त आला रहूँगा, वरना मैं भी नहीं बना। ये वाली बदर माट अब मेरा ख्याल बंद होना चाहिए। अब बाशऊर हो गए हैं लोग, अब तादाद भी ज़्यादा है, तो अब हमें कुछ बेहतर करना चाहिए। मेरा सवाल वहीं पे है कि हम अपने बुज़ुर्गों के मुतल्लिक़ सुनते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, कि किसी को कोई ज़िम्मेदारी दी जाती थी तो वो हत्तल इम्कान कहते थे कि ज़िम्मेदारी ना अदा करनी पड़े, रैयत का हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर हम इस मॉडल को, जो हमारा रोल मॉडल हैं लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग, इसको लेते हैं, तो ज़िम्मेदारी कोई लेना तो बड़ा एक कठिन काम है। आपको जवाबदेह होना है, अकाउंटेबल हो जाते हैं आप। तो ये लोग इतने क्या समझते हैं, जितने भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप अल्लाह के आगे भी जवाबदेह हो जाते हैं। बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल बजा है कि जितना हमारे ही पास इख्तियार है उतने का हम जवाबदेह हैं अल्लाह के यहाँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस जमात से हूँ कि हमारी जमात में हमारे जो लोग हैं, जमात इस्लामी से मेरा तल्लुक़ है, मैं रुकन जमात इस्लामी में भी हूँ, और हम खौफज़दा होते हैं कि या अल्लाह की ज़िम्मेदारी हमारी जमात की ना लग जाए, क्योंकि उस पर मैंने फिर कल अल्लाह के यहाँ उन लोगों का जो हमारी इमारत के अंदर आएंगे उनका जवाबदेह होना है। मैं कितने अरसे से चौक शहीदा को मुझे सदर नामज़द किया गया, तो सच्ची बात यह है कि कोशिश हत्तल-इम्कान ये होती थी कि जिस बंदे ने फ़ोन किया या बुलाया है तो अपनी हद तक जो जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उतनी कर लूँ, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कोशिश ये होती थी कि जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो कर लूँ। बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि हमारे सूफ़ी ज़मान साहब, आपकी जो सवाल था मेरे पास, और बशीर तबस्सुम साहब, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनको हमें रोल मॉडल बनाना चाहिए। रोल मॉडल बनाने की बजाय हमने अपने आप, वो अपनी ज़ात को उन्होंने हमेशा नफ़ी किया, तब जाके इतने कामयाब हुए ना। दरवेशी थी दे दी, सुल्तानी अल्लाह ने दी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अंजुमन ताजरान के बाज़ दोस्त जो हैं
उनके जहन में शायद ये होता है कि पुलिस में कोई काम पड़ जाए तो शायद अंजुमन ताजरान का जो सो कॉल्ड ये टैग लगा होगा साथ, तो पुलिस हमारी बात सुन लेगी, एसपी साहब थोड़ी सी लिफ्ट करा देंगे, डीएसपी साहब ज़रा थोड़ा सा चाय वाय पूछ लेंगे, इंस्पेक्टर साहब एसएचओ साहब के पास जाएंगे तो सुनवाई हो जाएगी, डिप्टी कमिश्नर साहब या कमिश्नर साहब के दफ्तर के अंदर कम अज़ कम पहचान के थोड़ा सा वो आपको कोई बेहतर थोड़ी सी लिफ्ट करा देंगे। ये इतनी छोटी चीज़ें हैं भट्ट साहब के इनका कोई वक़्त ही नहीं है इनकी। असल चीज़ तो ये है कि किसी का कोई मसला है, कोई हक पे है लेकिन उसके साथ जुल्म हो रहा है, वो मज़लूम है, आप उस कमज़ोर आदमी को उसका हक दिलाएं। असल काम तो ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल अंजुमन ताजरान का यही रोल रहना चाहिए। बल्कि हमारे खुलफाए राशिदीन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने खलीफा तो उन्होंने कहा कि तुम में से सबसे ताकतवर मेरे सामने सबसे कमज़ोर है, जब तक मैं उससे हक लेके उस मज़लूम को उसको ना दे दूँ, और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है जिसने हक लेना है एक ज़ालिम से, बेशक वो ज़ाहिर कितना कमज़ोर बेज़ाहिर बेशक जितना कमज़ोर हो। हमारा किरदार तो ये होना चाहिए, हमारे तो यही होना चाहिए, लेकिन हमारा किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम सिर्फ डीसी के साथ और एसपी के साथ या किसी सियासतदान के साथ तस्वीर बनवाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि लोग ये कहें जी कि इसके साथ तस्वीर है, या इसका मतलब है इसके अच्छे तल्लुकात हैं, या मैं कहीं किसी की जगह काम दे जाएगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी जब हम यहाँ से ये सिलेक्शन या इलेक्शन के लिए निकले तो एक तंजीम से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा जी हमारे कुछ इस तरह के मिसाल होते हैं। मैंने कहा एक बात तो मैं आपको दो टोक क्लियर बता दूँ कि अगर आप राइट पे हैं तो हम लड़ मरेंगे आपके लिए, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप किसी के साथ ज़्यादती करके हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे पास आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं होगी। जिसका राइट होगा उसके लिए हम लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई बंदा किसी के साथ ज़्यादती करके हमारे पास आएगा तो मैं आपको अभी आज बता देता हूँ, अगर आपने सिलेक्शन या इलेक्शन वाले स्लोगन के साथ चलना है तो ये अपने जहन से निकाल दें कि आप किसी के साथ ज़्यादती करके कहेंगे कि आपको शेल्टर देंगी, तो अंजुमन ताजरान शेल्टर देंगी, तो ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब 6 अंजुमन ताजरान थी, सुहेल शुजा मुजाहिद साहब का ग्रुप, नईम साहब का ग्रुप, चौधरी जावेद साहब का ग्रुप, अल्लाह आपका भला करे, आसफ डार साहब का ग्रुप, चौधरी महमूद साहब का ग्रुप और राजा खालिद साहब का ग्रुप। तो अब हम ये खौफ रख सकते हैं कि जमात इस्लामी जैसी एक ऐसी तंजीम जो कि मुल्क में दीन के मुताबिक निज़ाम चाहती है, उनकी 7वीं जो है, 7 तो कहते हैं लकी नंबर होता है कई माशरों में, वो आसिफ भट्ट साहब की क़यादत में वो भी जल्दी मैदान में होगी। पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूं, ये जो 6 तंजीमें थी ना, ये अभी जो इन्होंने कहा ना हमने 3 तंजीमें गठी की हैं, ये 3 तंजीमें गठी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। नहीं, ये आसिफ डार साहब एक तंजीम है और सैर शुजा और राजा खालिद एक तंजीम है। अच्छा, ये भी अपनी तंजीम के साथ नहीं गए, ये पीटीआई के ट्रेड यूनियन के विंग के सदर थे। तंजीम कायम है। जी हाँ, तंजीम अपनी जगह कायम है। वो लोग आज या कल में मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ वाज़िया कर देंगे कि तंजीम जम नहीं हुई। सैर शुजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं आल आज़ाद कश्मीर ट्रेड विंग पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, अभी उन्होंने कहा मैंने सियासत से लातलकी का इज़हार कर दिया है। तो ये एक ही तंजीम थी, ये 2 तंजीमें आपस में मिली, इन्होंने इसको 3 का नाम दे दिया। दूसरा, जहाँ तक ये बात है कि मैं कोई जमात इस्लामी का ट्रेड विंग बनाने की सोच रहा हूँ, तो ये कतन बिल्कुल ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता कि ताजरों में रह के मैं किसी, देखिए जमात इस्लामी से मेरा तल्लक है, हर बंदे का अपनी जमात से तल्लक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ताजरों को अपनी जमात के लिए इस्तेमाल करूं, ऐसे नहीं होगा कभी भी। ये मैं तो पहले की तो ये बात है कि मैं किसी ओहदे के चक्कर में हूँ ही नहीं। और जिस तरह आपने कहा ना कि खुदा गवाह है कि मुझे अपनी जमात के अंदर मुझे ओहदे के लिए जब कहते हैं तो मैं 1000 दफ़ा कहता हूँ यार खुदा का नाम लो। मेरी अभी 2 साल जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रही है अलखिदमत की पूरे ज़िले की। तो अब दोबारा जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा यार भाई मैं खौफज़दा हूँ बहुत, क्योंकि ये अल्लाह की ये मानते हैं तो इसमें बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। तो ये भी अल्लाह की मानते हैं, जो मखलूक जो मेरे साथ चलेगी ये भी अल्लाह की अमानत है ना। इसके लिए अगर मैं नहीं कर सकता तो मुझे पहले हैंड्स अप हो जाना चाहिए यार कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकूँ। लाइटर नोट पे हम बातें एक दो कर लें। बट साहब, सर्विस में जो ट्रांसफ़र है ये एक मामूल की चीज़ है। फ़ौज के अंदर तो हम देखते हैं कि 3 साल के बाद लाजमी आपने बिस्तर बांधना है और नेक्स्ट आपने स्टेशन पे जाना है। और जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे चल रहा है, सर्विसेज हैं, पुलिस है,
यहाँ पे इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, ट्रांसफ़र जॉब का हिस्सा है। लेकिन जितने गुलदस्ते और जितनी ग्रीटिंग जो है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यहाँ पे होती है, मैंने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के किसी शहर में नहीं देखी। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह तो ये है कि मीरपुर बहुत छोटा सा सिटी है और लोग रिलेशन बनाने में अपने आप को बड़ा ऑनर फील करते हैं कि मेरे इसके साथ बड़े रिलेशन है। हालांकि ये बात आपकी बिल्कुल वैलिड है कि एक अगर एसपी है और उसने कोई छापा मारा है या कोई कत्ल का केस अगर पकड़ा है तो उसकी ड्यूटी है, उसकी वो तनहाई इसी चीज़ की ले रहा है ना। वो अगर जॉब कर रहा है तो इसी चीज़ की कर रहा है। अब वो ये कहें हम कि हम ताजर जाके बॉर्डर पे असला पकड़ के खड़े हो जाएं, हम तो नहीं खड़े हो सकते ना। ठीक है, जिसकी जॉब है उसे वही करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसी ने करनी है। तो ये चाहे सारी चीज़ें आपको भी पता है। और जिस तरह फैसल साहब ने कहा ये शुरू कहाँ से हुई और किन लोगों ने शुरू की। मैंने फैसल साहब की पोस्ट में सिर्फ छोटा सा एक अमेंडमेंट की थी। मैंने कहा फैसल साहब मेरा ख्याल है कोई टेक्निकली आपसे गलती हो गई है पोस्ट में, आप सिर्फ इतना लिख दें कि वो जो सबका सदूर थे गुलदस्ता वाले उनके नाम लिख दें और आजकल किधर हैं वो ये लिख दें, बस इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चलें ये सारी बातें, अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें गुड जो है ना अच्छी बातों की तरफ आनी चाहिए। तो हमारा सिलेक्शन ही इलेक्शन का पूरा प्लेटफार्म ओपन है, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। हम कम से कम 35-36 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और जो जिम्मेदारान हैं अपने अपने प्लाजो के। इसमें कौन कौन लोग हैं? मैं चाहता हूँ आसिफ भट्ट साहब उनके नाम आ जाएं, जैसे मामा शबीर साहब एक बड़ी काजी अरशद साहब हैं, मामा शबीर साहब हैं, चौधरी यूनुस साहब हैं, चौधरी हबीब साहब हैं, राजा आसम साहब हैं, और इसी तरह हमारे जो है वो क्या नाम है इनका, राजा फजल रहमान साहब हैं साजिद प्लाजे से, राजा मारूफ साहब हैं हमारे ये क्या नाम है इसका राबी सेंटर से, मियाँ मोहम्मद रोड से यूसुफ भट्ट साहब हैं, इसी तरह राजा आसम साहब हैं हमारे एक उधर से चुंगी से, लाला परवेज़ हैं पुरानी संगोर से, कासिम शहजाद है, अमजद महमूद है। यानी कि शहर का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ से लोगों ने हमें ऑन नहीं किया, हमारी बात की तायद नहीं की। मेरा नहीं ख्याल कि शहर में किसी सेक्टर में, बल्कि नांगी में हमारा वो नौमान मतलूब लड़का है माशाल्लाह बड़ा हमारे साथ वेल एक्टिव है, चल रहा है। और उसने भी हमें अप्रिशिएट किया, उसने कहा जी ये सनियारा बाज़ार से क्या नाम है उनका यूनुस जरगर साहब है, उसके बाद वो शराज आबी है हमारे साथ है सनियारा बाज़ार से, और लोग भी हमारे राब्ते में हैं इंशाल्लाह। आखिरी सवाल जनाब भट्ट साहब, अभी सबसे इस सेंसिटिव इशू जो चल रहा है मीरपुर में और पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, बिजली के नाजायज़ बिल्स जिनमें बहुत ज़्यादा टैक्स, जिनमें ज़ालमाना टैक्स, और ये कैंपेन जो है इसको लीड किया कामरान तारक एडवोकेट साहब सदर बार ने, जुल्फ़कार राजा एडवोकेट साहब, ये दो बंदे आर्किटेक्ट थे, और तमाम फिर लोगों ने, ताजर तंजीमों ने, तमाम शहरी तंजीमों ने इनका साथ दिया। इसको डिफ्यूज़ करने की एक साजिश हुई है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये एक ऐसा एक इशू है बिजली के नाजायज़ बिल्स कि मीरपुर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मखसूस हालात में कि सॉइल यहाँ की है, लैंड यहाँ की है, पानी यहाँ का है, बिजली यहाँ से पैदा होती है, और इन्हीं लोगों को 2 रुपये 59 पैसे कॉस्ट जो करती है वो 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये 50 रुपये के हिसाब से बेची जाती है। आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या होना चाहिए? जी बहुत ही आपने ये सही, और मैं चाह रहा था कि आप इस पे मुझसे सवाल करें क्योंकि मैं पहले दिन से इसके साथ हूँ और हर इजलास में मैं जाता रहा हूँ। बहुत अच्छी हमारी कैंपेन चल रही थी, आखिर दिन तक हम बहुत ठीक थे, और मेरी ही कोशिशों से और एक दो और दोस्तों की, राजा जुल्फ़िकार साहब भी इसमें थे, चौधरी आरफ साहब भी थे, हमारी ख्वाहिश थी कि हम पूरे आज़ाद कश्मीर को जॉइंट कर दें, जॉइंट एक्शन कमेटीज़, और हमारा बार का अलायंस हो जाए, एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। और उसमें हमने काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हो गए थे, हमारा MOU साइन हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन कुछ शायद कमी हमसे, हमारे अंदर भी कमी है, इंसान है ऐसे इंसान, हम उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके। कुछ दोस्तों की अदम दस्तयाबी की वजह से जो हमारी एक कमेटी बनी थी, ये जो यहाँ अवामी एक्शन कमेटी है, उसको मिल के हमने सॉल्ट आउट करना था जो मामला था हमारा और उनका, वो हम नहीं कर सके। लेकिन इसके बावजूद मैं आखिरी दम तक कामरान साहब को ये कहता रहा कि हमारे जितने भी मुज़ाकरात हैं हम उसको जॉइंट रखेंगे, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, क्योंकि 90% कश्मीर के लोग जो है ना वो जॉइंट एक्शन कमेटी को कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ मीरपुर है और मीरपुर को हम लेके कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हम बहुत अच्छी चल रहे हैं और इसमें हमें जो है ना गोल स्कोरिंग करनी चाहिए।
जब ये आखिरी MOU साइन हुआ जॉइंट एक्शन कमेटी का और वज़रा का, जिसमें एक टैरिफ के मामले के अलावा बाकी सारी चीज़ें तय होगी, तो मुझे समझ नहीं आई कि हमारे कुछ दोस्त, मैंने जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि कुछ चीज़ों को मैं नाम अभी नहीं लूँगा, तहरीक के बाद लूँगा क्योंकि तहरीक को नुकसान होने का ख़तरा है। उन्होंने कहा जी कि इस तरह करते हैं, जो हुकूमत देती है हम ले लेते हैं। मैं तो बड़ा सरप्राइज़ हुआ और मैं हैरान हो गया, यार इनका ट्यून क्यों एकदम कैसे चेंज हो गया। मीनवाइल इस पर बहस होती रही, बेशुमार दोस्तों ने कहा जी अब ऐसा नहीं हो सकता, हम बहुत आगे जा चुके हैं, 5 माह के लोगों के बकाया जाते हैं, अब कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। मैंने कामरान तारिक साहब को कहा, इन्होंने कहा जी कि हुआ ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी वालों ने सारे MOU साइन कर दिए हैं, हमारे पास सिर्फ एक बिजली वाला बचा है, तो वज़ीर-ए-आज़म से अभी ये हम ले लेते हैं, तहरीक अपनी जगह जारी रखेंगे। तो मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं होता, आप इस तरह करें। कुछ साथियों की ज़्यादातर ये राय आनी शुरू हो गई, तो मैंने उनको ये राय दी कि आप इस तरह करें कि अगर हमें कोई पॉइंट स्कोर का ख़तरा है ना, तो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहते हैं कि हम ज़फ़राबाद इस्लामाबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी वालों को भी बुलाएं और मीरपुर बार वालों को भी बुलाएं। आपने जो देना है ना, दोनों को एक साथ दे दें, ताकि वो हम पे ना इल्ज़ाम लगाएं कि हमने कोई गड़बड़ कर दी है और हम उन पे ना इल्ज़ाम लगाएं कि हम इससे ज़्यादा ले सकते थे, आपने हमसे कम लिया है। तो बस फिर इस दौरान ही ये सारा कुछ हो गया। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने शायद इसको नेगेटिव ज़्यादा लिया है। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपना एक ऑफ़र दी है, एक्सेप्ट करना ना करना वो हमारी ज़िम्मेदारी थी। हमने बल्कि उस दिन थोड़ी सी हमारी से गलती जो हुई है ना, कामरान तारिक साहब ने अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया। मैं देखिए, मुज़फ़्फ़राबाद वालों ने जितने भी अपने इवेंट किए ना, उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। सही हमारे मीरपुर में प्रेस रिलीज जारी एक भी नहीं हुआ। हम मिनिस्टर से मिले, नहीं जारी हुआ। उस दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले हम रेस्ट हाउस में, तो हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब को कहा कि हमारा क्वेश्चन उधर ही है, 1 अरब 8 करोड़ यूनिट जो चोरी हो रही है, आपने कहा था मैं उसको पकड़ूंगा, और आपने नहीं पकड़ा अभी तक। पहले उसको पकड़ें, फिर उसके बाद कास्ट प्राइस पे या जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ आपका मायदा होगा, हम उसको ऑन करेंगे। बिजली महकमा बरक़ियात के लोग जो चोरी करते हैं, ख़ुद भी खाते हैं मुफ्त और आगे चोरी भी करवाते हैं, सहूलतकारी भी करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है जी। ये तो रोज़मर्रा हमारे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और मैं इसमें इसको रोकने का क्या तरीका है? इसको रोकने का तरीका वही मैं बताने लगा था। अच्छा कि आपने खुद ही पूछ लिया। इसको रोकने का एक ही तरीका, और इतना सिंपल है, मैं हैरान होता हूँ कि हमारे ये सियासतदान है, ये क्यों इस तरह करते। आज ऐलान कर दे वज़ीर-ए-आज़म कि ये बिजली चोरी अगर ना पकड़ी हुई तो इसकी सारी पेमेंट मीटर रीडर से लेकर सेक्रेटरी बरक़ियात तक की तनख्वाह से कटेगी। एक्सीलेंट मीटर रीडर से लेकर सेक्रेटरी बरक़ियात की तनख्वाह तक से ये सारी चोरी के कटेगी। आप ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी बिल भेजेंगे। और जो मुफ्त बिजली इस्तेहकाक के नाम पे मुख्तलिफ अफसरों को और महकमा बरक़ियात को और पता नहीं न जाने किस किस को दी जाती है, ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब पूछते हैं कि मुफ्त बिजली कहाँ मिलती है, तो हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मिलती है। आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी मुफ्त बिजली ले रही है, और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। लेकिन यही है कि अगर ये देखें, हुकूमत जो चाहे कर सकती है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। सही इन बेनिफिशरीज है ना, ये सीरियस नहीं है इस मामले में। अगर ये सीरियस हों। लेकिन भट्ट साहब, आप समझते हैं मसले को, आपकी कैंपेन अपनी जगह पे तहरीक जारी है शहरियों के साथ मिलकर? बिल्कुल हमारी तहरीक जारी है। और मैं आपको थोड़ी सी इसमें इजाफा ये दे दूं कि मैंने एक ज़फ़राबाद से मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ऑडिट रिपोर्ट भेजी है इनकी, जो 2023 में जमा हुई है। उसकी उसने डिटेल मुझे लिखाई है। ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट 2003 तक इनका मुआहदा था, ₹2.59 के हिसाब से। वो मुआहदा 2003 तक ख़त्म हो गया। उसके बाद ये अभी तक 2004 से लेकर 2023 तक उसी रेट पे पेमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। ऐसे ही है। अभी इनकी कटौती कहाँ हो रही है? वो जो 18वीं तरमीम के बाद FC अवार्ड मिलने थे ना, सूबों को मिलते हैं पेमेंट, उसमें 3.64% के हिसाब से इनको 90 अरब रुपया मिलता है आज़ाद कश्मीर को। उसमें से 20 अरब रुपया वो बिजली की मद में काट रहे हैं इनसे। अगर हम इस 2 अरब 8 करोड़ यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं 20 अरब पे, वो बनते हैं ₹7.41। इनको अगर हम टोटल ऐड करें तो ये ₹9.75 या कोई इतनी 10 रुपये कर लेते हैं हम। 10 रुपये की कास्ट पड़ती है। और आप ये देख लें कि 2023 का जो जुलाई 2022 से जून 2023 तक जो इनकम है, जो प्रॉफिट है बरक़ियात की, वो 19 अरब रुपये आज़ाद कश्मीर की।
तो गोया आम आदमी से जो पैसा ये छीन रहे हैं, ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है कि ये थेफ्ट है। ये बिल्कुल थेफ्ट है और ये अपनी अय्याशी। मैं उस दिन वज़ीर आज़म साहब को, वो हमारे एडवोकेट साहब हैं ताज साहब, उन्होंने कहा मैं तो ये समझता हूँ आज ये बाहर हमने ये गाड़ियाँ देखी हैं, हमारे से ज़्यादा खुशहाल कोई मुल्क है ही नहीं दुनिया में। जबकि कशकोल पकड़ के हम जो है ना वो जा रहे हैं। और ये बाहर मैं खुद हैरान था, सरप्राइज था कि मेरा ख्याल है कोई कम से कम 2 अरब रुपए की तो गाड़ियाँ खड़ी होंगी वो। इंसाफ में पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का 129वां या 130वां नंबर है पूरी दुनिया में। आज़ादी इजहार राय, उसमें हम 160 के करीब नंबर पे खड़े हैं पूरी दुनिया में। और ये जो समाज के अंदर जो लोगों को मिलता है, कंफर्ट मिलती है, सुकून मिलता है, सहूलत मिलती है, हम 180 नंबर पे आते हैं। हम कहाँ खड़े हैं भट्ट साहब? हम तो अफ्रीका से भी पीछे चले गए हैं, हम तो अफ्रीका से भी पीछे चलेंगे। और ये मैं एक बात आपको बता दूँ, जब तक हमारे जजों के हाथ में कुरान नहीं होगा ना, हम ऊपर नहीं आ सकते। फैसले कुरान के मुताबिक 130वें नंबर पे हैं सर, मैं ये 130 से भी पीछे जाएंगे जब तक फैसले कुरान के मुताबिक नहीं होंगे। जनाब आसिफ भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कोई इबहम नहीं है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में आपने बातें की हैं। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा, मुझे राहज़नों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जनाब कामरान तारक साहब, जनाब राजा जुल्फ़िकार एडवोकेट साहब, जितनी कैंपेन चलाने वाले लोग पब्लिक के हक़ में, जिन्होंने अंजुमन ताजरान, आम शहरियों, तमाम तंजीमों को इकट्ठा करके लोगों की आवाज़ को इस हद तक मुअस्सर किया कि लूटने वाले कांप गए और लूटने वालों के हौसले बढ़ गए कि शायद हम मंजिल के करीब हैं। अब जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त कीजिए। कोई भी तहरीक चलती है उसमें गलतियां होती हैं, हो सकती हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, और आगे की प्लानिंग अच्छी कीजिए। रही बात फैसल मंजूर साहब, दीगर जितने अहबाब जो कि एक तंजीम इस वक्त उन्होंने एक अनाउंस कर दी, उनका ये ख्याल है कि इंटरम नुक्ता निगाह से अबूरी तौर पर ये सेटअप उन्होंने अनाउंस किया है। आसिफ भट्ट साहब, मामा शबीर साहब और इनके दीगर दर्जनों जो लीडर्स हैं, उनका ख्याल है कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन। सोच लें, खल्क़े खुदा आखिर में जाके जो फ़ैसला करती है, जो कलेक्टिव विज़डम होती है, वही दुरुस्त होती है। आइए अपने अपने अंदर झांकें और सोचें कि अंदर कहीं चोर तो नहीं बैठा हुआ। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।